हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। पहला क्वेश्चन है, डेनियल सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। डेनियल सेल को हम वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल या डेनियल सेल एक ही नाम है। यह है डेनियल सेल का चित्र, डायग्राम। इसमें देखते हैं कि एक तरफ क्या लगा हुआ है, जिंक, और एक तरफ कॉपर। कॉपर को कॉपर के विलयन यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है और जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। तो इसकी पूर्ण जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार होगी? जो पूरी अभिक्रिया होगी वो होगी जिंक जो कि सॉलिड है प्लस कॉपर प्लस 2 की अभिक्रिया करके ये बनाते हैं जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड। ये अभिक्रिया देखने को मिलती है। अब हमें पूछी गई है कैथोड पे और एनोड पे। तो सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पे क्या होती है? एनोड पे अभिक्रिया होती है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमेशा याद रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पे होती है। जिस पे ऑक्सीकरण हो वो एनोड होता है। तो कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है अपचयन अभिक्रिया। हमसे पूछी है अपचयन अभिक्रिया यानी कैथोड पे। ये है पूर्ण अभिक्रिया जिंक। तो जिंक से जिंक प्लस 2 बनना ये हो गई ऑक्सीकरण, यानी ये अभिक्रिया होगी एनोड पे। और कैथोड पे होगी कॉपर प्लस 2 से कॉपर सॉलिड बनना। तो जो कैथोड पे अभिक्रिया है वो लिखनी है, तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनना क्या है? कैथोड की अभिक्रिया। तो ये लिखेंगे हम कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कॉपर सॉलिड बनाते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रासायनिक सेल के 2 इलेक्ट्रोड जिंक और सिल्वर से मिलकर बना है जिसके मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः ये और ये है। तो बताइए कि एनोड का नाम क्या है, कैथोड का नाम क्या है, मानक सेल विभव ई सेल क्या है, और सेल आरेख का निरूपण कीजिए। जब भी ऐसा आए तो याद रखना है कि आपको पहले एनोड से ध्यान रखना है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और एनोड को उसे ही बनाना है जिसका SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव कम हो। सबसे कम हो या फिर नेगेटिव हो, या तो नेगेटिव हो या सबसे कम हो। तो इसमें सबसे कम किसका है? जिंक का है, -0.76 वोल्ट। तो इसको क्या बनाना है? एनोड बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिल गया, वो आ गया कि एनोड क्या होगा? जिंक वाला होगा, वो होगा एनोड। कैथोड कौन सा हो जाएगा? Ag वाला। तो अब हमें लिखनी है, पहले सेल का आरेख बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो जिंक सॉलिड होगा प्लस Ag प्लस 2 होंगे Ag प्लस, ये मिलके क्या बनाएंगे? जिंक प्लस 2 Ag सॉलिड। ये होगी सेल की रिएक्शन। सेल की रिएक्शन लिखने के बाद में हमें लिखना है जो सेल आरेख निरूपण करना है। तो पहले लिखना है एनोड को, फिर लिखना है कैथोड को। तो एनोड इसमें क्या है? जिंक वाला पार्ट। तो जिंक से क्या बन रहा है? जिंक प्लस 2। इसके बाद में 2 लाइन लगा के फिर लिखेंगे हम कैथोड को। और कैथोड को कैसे लिखते हैं? सेम इसी प्रकार से। सिल्वर प्लस से क्या मिल रहा है? सिल्वर सॉलिड। ये लिखनी है। ये क्या है? सेल आरेख है जो निरूपण करते हैं। इसके बाद में हमें जो तीसरा पार्ट है वो है ई सेल ज्ञात करना। ई सेल कैसे लिखते हैं? ई सेल के लिए सूत्र है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये है ई मानक सेल विभव का सूत्र। तो इसमें कैथोड है ये और एनोड है ये। तो कैथोड का मान कितना दिया हुआ है? 0.8 वोल्ट माइनस एनोड का मान है -0.76। तो इससे किसका मान आ जाएगा हमें? ई सेल का मान। तो ये टोटल जुड़ जाएगा, यानी 0.8 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 0.76। ये जोड़ के लिख देंगे, ये आ जाएगा सेल का मान। तो ये हो गए चारों के चारों उत्तर।
नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम के चित्र है कैसा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो SRP कितना होता है, SRP 0 माना गया है इसका, और ये इसको लिखने का तरीका है, इस सेल को इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका है। इसमें एक प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस एक बार एक एटमॉस्फेयर पर डाली जाती है, और ये सॉल्यूशन क्या है, ये अम्लीय सॉल्यूशन होता है, जैसे HCl ले लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन, या फिर कोई भी अम्लीय सॉल्यूशन। तो ये है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधक, जो प्रतिरोधकता है इसकी SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता क्या है पहले ये देख लेते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसमें R क्या है, प्रतिरोध, और रो क्या है, प्रतिरोधकता। हमें प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है, तो रो इक्वल टू R A अपॉन L। तो R का क्या होता है, R का होता है ओम, A अपॉन L से क्या निकल के आता है मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में और ये मीटर के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ओम मीटर। किसकी इकाई आ गई, प्रतिरोधकता की। इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है या फिर ओम सेंटीमीटर, यानी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर इसकी इकाई हो गई प्रतिरोधकता की। अब इकाई पूछी है मोलर चालकता की, कि मोलर चालकता की इकाई क्या होती है। मोलर चालकता कैसे लिखते हैं, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 100 अपॉन m, m यानी मोलरता। तो कप्पा की क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है, कप्पा की यूनिट याद रखना आप, सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर कप्पा की इकाई होती है। तो इससे जब लैम्डा m की इकाई देखेंगे तो ये है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। लीटर को लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा। और जब इसका पूरा निकालेंगे तो लैम्डा m की इकाई यूनिट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या हो गई, मोलर चालकता की इकाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कैलोराउस का नियम क्या है, वो नियम दीजिए। कैलोराउस का नियम है कि एक वैद्युत अपघट्य, खासकर कौन से वैद्युत अपघट्य, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए दिया था, लेकिन अप्लाई इसको दुर्बल पर भी कर सकते हैं, कि सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान का योग के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, मोलर चालकता है जैसे NaCl की लिखनी है हमें, किसकी है, NaCl की लिखनी है, तो इन दोनों धनायन और ऋणायन की अलग अलग मोलर चालकता के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इक्वल टू लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा सोडियम धनायन है इसकी मोलर चालकता प्लस लैम्डा क्लोराइड है इसकी मोलर चालकता के रूप में। तो ये आ गया कैलोराउस का नियम, यानी दोनों का जोड़ करके भी हम दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हैं, योग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 298 केल्विन टेम्परेचर पर एसिटिक एसिड HCl और NaCl की अंत तनुता पर मोलर चालकता का मान क्रमशः ये है, तो सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम कैलोराउस के नियम से ज्ञात करेंगे, लेकिन ये क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसको कैसे निकालते हैं, वही सेम है, इसके आयनों में तोड़ेंगे, जैसे CH3 COO माइनस सोडियम, इसकी टोटल क्या होगी, CH3 COO माइनस प्लस, और इन दोनों की जो चालकता होगी लैम्डा होगी, वो ही इसकी टोटल मोलर चालकता होगी। ये है सूत्र जो हमने बनाया है कैलोराउस के नियम के अनुसार। तो इसकी अब डायरेक्ट नहीं दी हुई है, इन दोनों आयनों की डायरेक्ट नहीं दी हुई है, बल्कि एसिटिक एसिड HCl और NaCl की दी हुई है। तो हम एसिटिक एसिड और NaCl की जोड़ के यदि HCl उसमें से माइनस कर दे तो ये टोटल निकल जाएगी। जैसे CH3 COOH प्लस NaCl, यदि इसको NaCl इसमें से माइनस कर दे HCl, इनकी मोलर चालकता को माइनस में कर दे तो टोटल इसी की मोलर चालकता आ जाएगी। तो CH3 COOH की मोलर चालकता कितनी है,
390.5 प्लस NaCl की है 126.4 माइनस और HCl की कितनी है 425.4। जब इनकी टोटल करके लिखेंगे तो वो लगभग आएगी 91.5। अब मोलर चालकता की यूनिट क्या आ गई, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गई इसकी मोलर चालकता, यहाँ पे भी ये लिखी हुई है इसकी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्यों के चालकता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए कि कौन से दो कारक है जो इसकी चालकता को प्रभावित करते हैं। देखते हैं चालकता का पूछा है, चालकता यानी जी इक्वल टू होता है 1/r। 1/r का मतलब 1/ρ E/L। 1/ρ को लिख सकते हैं हम कप्पा के रूप में, तो जी इक्वल टू कप्पा A/L, ये होता है चालकता का सूत्र। तो अब हम देखते हैं कि इसके प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। तो इसमें प्रभावित करने वाला पहला कारक है कि मिलाए गए विद्युत अपघट्य की प्रकृति की वो किस प्रकार की प्रकृति का है, वो दुर्बल है या प्रबल है। उत्पन्न आयनों के अमाप यानी उसके आकार और विलायक योजन, उन आयनों का विलायक योजन है वो भी इसको प्रभावित करता है। विलायक की प्रकृति एवं इसकी श्यानता भी इसको प्रभावित करती है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता इसका मेन फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है। ताप बढ़ने पर इसकी जो चालकता है या चालकता है वो बढ़ती है, ये भी इसको प्रभावित करता है, यानी टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता यानी कप्पा घटता है और मोलर चालकता लैम्डा m बढ़ती है। समझाइए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसके सूत्र लिखते हैं, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। इसको हम मोलरता के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, कप्पा इंटू वॉल्यूम v के बराबर। तो ये बोल रहा है कि चालकता यदि हम तनुता यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लैम्डा m तो बढ़ेगा लेकिन कप्पा घटेगा कैसे। तो पहली बात तो इस सूत्र से पता चल रहा है कि यदि हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो लैम्डा m बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो इस वजह से लैम्डा m बढ़ेगा यानी मोलर चालकता बढ़ेगी। अब कप्पा क्यों घटेगा, क्योंकि कप्पा क्या है, कप्पा है यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में आयनों की चालकता। जो यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर आयनों की चालकता है, तो यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या घटेगी, आयनों की संख्या घटेगी। तो यूनिट वॉल्यूम में यदि आयनों की संख्या घटेगी तनुता से तो क्या होगा, कप्पा भी घटेगा। अब कप्पा घटेगा लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जो लैम्डा m मोलर चालकता है उसका मान बढ़ जाएगा। कप्पा का मान घटेगा और लैम्डा का मान बढ़ेगा, लैम्डा m का मान मोलर चालकता का मान बढ़ेगा उसको सॉल्यूशन को तनु करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों आयन है Mg+2 और Cl माइनस, आयनों की सीमांत मोलर चालकता ये और ये है MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता। याद कीजिए वही कालेरा उसका नियम, वो क्या है, लैम्डा m किसका, MgCl2 किसके बराबर है, मैग्नीशियम प्लस इसका लैम्डा +2 और प्लस Cl, दो हैं Cl तो लैम्डा ये Cl माइनस का, इन दोनों के योग के बराबर में MgCl2 का होगा। दोनों का मान जैसा दिया हुआ है वैसा रख देंगे, 106.0 प्लस 2 इंटू 76.3, ये मान इसमें रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वो लगभग 258.6 आएगा और लैम्डा m की जो यूनिट होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम लिखिए कि प्रथम नियम क्या है। प्रथम और द्वितीय दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले देखते हैं प्रथम क्या है। प्रथम नियम है कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा यानी विद्युत अपघट्य की जो मात्रा है में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, यानी जो
रासायनिक विघटन में जो वैद्युत अपघट्य की मात्रा होगी वो कितनी होगी, इसके वैद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होगी। वैद्युत धारा यानी क्यू, क्यू आवेश की मात्रा है, आवेश यानी आई इंटू टी, आई इंटू टी। इसका गुणनफल ये क्या है, आवेश की मात्रा है, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये इसके समानुपाती होगी मात्रा के जो वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य की मात्रा है इसके समानुपाती होगी कि इसकी मात्रा है वो आवेश के समानुपाती या फिर वैद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ये है प्रथम नियम। नेक्स्ट है फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। द्वितीय नियम क्या है कि विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलायकों में वैद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। ये क्या बोल रहा है कि Q है वो यदि समान मात्रा में सभी विलयनों में से गुजारा जाए तो उनकी जो अपघटन की मात्रा है वो किसके बराबर होगी, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तुल्यांकी भार क्या होता है, मोलर द्रव्यमान अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसमें लिखा हुआ भी है कि धातु का परमाणुक द्रव्यमान जिसका भाग देना है धनायन को अपच्छेद करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी वो वैलेंस फैक्टर की बात कर रहा है। तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है शोषक सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए कि शोषक सेल का नामांकित चित्र क्या है। तो शोषक सेल का चित्र है ये क्या होता है कि एक सेल है वो इसके बाहर की तरफ जो पात्र होता है वो किसका बना होता है, जिंक का, जिसको जिंक कप बोलते हैं, और ये एनोड का काम करता है। और नेक्स्ट जो अंदर की तरफ रोड लगी होती है जो कि कार्बन की होती है, जिसको कैथोड का काम करता है। और इन दोनों के बीच में जो पेस्ट भरा रहता है वो अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का पेस्ट भरा रहता है। तो एनोड पे अभिक्रिया और कैथोड पे अभिक्रिया कौन सी होती है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन वही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, जिंक +2 में जाएगा और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन, MnO2 और अमोनियम मिलके ये अभिक्रिया देंगे। ये है एक शोषक सेल का डायग्राम। नेक्स्ट है कैडमियम निकल संचायक सेल के एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखिए, 2020 में पूछा गया है। तो ये है कैडमियम का एक बिल्कुल जो सेल शोषक सेल था बिल्कुल वैसा ही है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है कैडमियम और निकल के साथ में जो अभिक्रिया है वो, लेकिन आपसे पूछी है एनोड पर होने वाली। एनोड पे अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। लेकिन आपकी बुक में एनोड और कैथोड की अलग अलग नहीं दी हुई है। जब भी आपको पूर्ण अभिक्रिया याद हो और उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखनी हो तो जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अभिक्रिया लिख दो। तो यहाँ पर कैडमियम है वो कैडमियम +2 में जा रहा है, तो इसकी अभिक्रिया जो एनोड पे हो रही होगी वो होगी कैडमियम किस में जा रहा है, कैडमियम ऑक्साइड के अंदर। ये अभिक्रिया लिखनी है आपको जो एनोड पे होगी। नेक्स्ट है ईंधन सेल को परिभाषित कीजिए कि ईंधन सेल कौन सा होता है। एक गैल्वेनिक सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन या मेथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और उनमें कोई न कोई बाई प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल, इनसे ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इनको ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, ईंधन सेल। और इसमें क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट जल बनता है। तो ये काफी उपयोगी है जो ईंधन सेल है। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ है। कोई 2 कारण दीजिए। जब तक अभिकारकों की आपूर्ति होती है, सेल लगातार कार्य करते हैं। उसमें संयंत्रों की तुलना में इनकी दक्षता 40 जिनकी उसमें संयंत्र है
जो बाकी सेल है उनकी दक्षता तो 40% है, लेकिन ईंधन सेल की दक्षता है वो 70% होती है। तो इसका पहला कारण है कि इनकी दक्षता हाई होती है। पहला कारण ये लिखना है कि साथ विद्युत उत्पादित होती है। ईंधन सेलों की दक्षता बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड पदार्थ दिए जाते हैं। इनका उपयोग वाहनों में प्रयोग के तौर पे किया गया है। ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त है, ये प्रदूषण नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट है वो H2O यानी जल का निर्माण होता है। और भविष्य में इनका महत्व देखते हुए अनेक प्रकार के ईंधन सेल का परीक्षण किया गया है। पहला कारण है कि इनकी दक्षता ज़्यादा है, और दूसरा कारण है कि इनका जो सह उत्पाद है वो क्या है, जल है, जो कि एक प्रदूषण रहित है, प्रदूषण मुक्त सेल है। नेक्स्ट है कि ईंधन सेल में कैथोड व एनोड पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाएं दीजिए कि इनके कैथोड व एनोड पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। ये है ईंधन सेल का डायग्राम। एक साइड से H2 गैस और दूसरी साइड से O2 गैस दी जाती है। एनोड की साइड में H2 और कैथोड की साइड से O2 गैस डाली जाती है और जल बाहर निकलता है। कैथोड पे अभिक्रिया कौन सी होती है, O2 और H2 मिलकर OH बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया, और एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो ये समग्र अभिक्रिया में क्या होता है कि जल निकल रहा है और इसकी दक्षता 70% तक होती है या इससे अधिक होती है। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है, समझाइए। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है। लोहे का संक्षारण यानी लोहे पर जंग लगना जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। संक्षारण एक रासायनिक संक्षारण का रसायन बहुत जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः विद्युत रासायनिक परिघटना माना जा सकता है। अब कैसे माना जा सकता है कि लोहे से बनी एक धातु के विशेष स्तर पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह एनोड का कार्य करता है, यानी जब ऑक्सीकरण उस पर जंग लगेगा तो धातु का जो सरफेस है वो एनोड का कार्य करेगा। जैसे लोहे पर अगर एनोड का कार्य करेगा तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और कैथोड पर अपचयन होगा, ऑक्सीजन वातावरण से और H+ मिलके जल का निर्माण करेंगे। तो ये हो गई पूर्ण इसकी अभिक्रिया, और इसका ई सेल है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार जो संक्षारण है वो एक विद्युत रासायनिक परिघटना होती है। नेक्स्ट है लो धातु के संक्षारण को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए और बताइए कि यह संक्षारण को कैसे रोक सकती है, यानी कि जंग लगना कैसे रोकना है उत्सर्ग इलेक्ट्रोड के द्वारा, और ये क्या प्रक्रिया होती है। उत्सर्ग इलेक्ट्रोड के रूप में हम मैग्नीशियम या फिर किसका उपयोग कर सकते हैं, जिंक का। इन दो धातु का उपयोग किया जाता है। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब ये कैसे काम करता है, मान लो कि लोहे पे जंग लग रही है, कैसे कि एक लोहे की पाइप है जो कि जमीन के अंदर है जिस पर जंग लगनी है, तो इस पे क्या करेगा, ये एनोड का काम करेगा। एनोड का काम करेगा तो F ही कहाँ जाएगा, इस ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको वायर के द्वारा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन धातु से जोड़ दिया जाए, जिसे जिंक धातु से जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन और H2 है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होंगे, और ये कहाँ पे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करेगी। तो ये आ गई जिंक धातु, क्या कर देगा, इसको आयरन को बचा लेगा, तो इसको बोलते हैं उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है ये एक न्यूमेरिकल कि इतने केल्विन टेम्परेचर पर इतने मोलर KCl विलयन की चालकता है, वो इतनी है चालकता, यानी कप्पा दी हुई है, और इसकी मोलर चालकता λm पूछी हुई है, और जो मोलरता है वो भी दी हुई है। तो वही सूत्र λm = कप्पा × 1000 अपॉन मोलरता। तो इसको लिख देंगे इसी सूत्र में। कप्पा कितनी है, 0.0129 × 1000 अपॉन मोलरता है 0.10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1290
क्या आएगी ये मोलर चालकता किस में होती है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गई मोलर चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल में 25 डिग्री टेम्परेचर पर ई सेल का मान ज्ञात कीजिए। ये इसकी अभिक्रिया जो आरेख दिया हुआ है, सेल आरेख, और ये इसका ई सेल दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे नेल्सन समीकरण से। नेल्सन समीकरण क्या है, E इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या होता है, नेल्सन समीकरण। जब इसको टेम्परेचर 25 डिग्री लिखकर आर का मान और एफ का मान लिखकर सॉल्व करते हैं तो ये आता है ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टी अपॉन आर, दोनों की सांद्रता, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो हम इसमें इस अभिक्रिया के लिए देखते हैं कि एन का मान क्या है, वो है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता दी हुई है। ये है प्रोडक्ट की सांद्रता, ये है रिएक्टेंट की सांद्रता। तो ये लिखने पर हमें कितना प्राप्त होता है, ई सेल कितना दिया हुआ है 3.17। तो ये लिख देंगे ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट है 1 अपॉन 0.1। तो ये आ जाएगा लॉग 10 का मान होता है 1। तो ये आ गया ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2। इसको सोल्व करके हम ई सेल निकाल सकते हैं, यानी इसको आधा कर दो और फिर उसमें से 3.17 में से घटा दो, वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सेल में से 25 डिग्री टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया हो रही है और इसका ई सेल दिया हुआ है, सेम है वही 25 डिग्री टेम्परेचर पर ई सेल क्या होता है, नेल्सन इक्वेशन के द्वारा ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन का मान कितना है, इसके लिए एन का मान है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लो ये है रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0.1 अपॉन रिएक्टेंट 0.01। तो इससे ये हो गया log 10। log 10 का मान होता है 1। सेम वही ई सेल का मान रखना है 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2, यानी इसको आधा करके और इसमें से घटा देना है और वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।